दोस्तों नमस्कार। आपको याद है यूपीए 2 यानी मनमोहन सिंह के 5 बरस की सत्ता के बाद दूसरी बार यानी 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी, उस दौर को याद कर लीजिए, क्योंकि अभी के वक्त में उससे भी बुरी गत मोदी सरकार की हो रही है और आने वाले वक्त में उससे भी बुरी गत मोदी सरकार की होने वाली है। क्योंकि मंत्रालय दर मंत्रालय या कहें मंत्री दर मंत्री या कहें नौकरशाह दर नौकरशाह, जो भी बीते 10 बरस में हुआ है वो तमाम फाइलें एक एक करके खुलेंगी। संसद के भीतर विपक्ष के तेवर कड़े होंगे और राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार के लिए यह मुश्किल सवाल होगा कि आखिर किस फाइल को वह छुपाए, किस फाइल की बातों को सामने लेकर आए। हमने यूपीए 2 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2009 में जब दोबारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो 2011 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, यानी 2-2.5 बरस सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन उसके बाद इस देश के भीतर में सिवाय उस दौर को याद कीजिएगा तो स्कैम दर स्कैम, घोटाले दर घोटाले और जो भी मुद्दे किसी भी मंत्रालय से जुड़े हुए हों, अगर उस वक्त को वाकई याद कीजिएगा तो आपको कोई मंत्रालय अछूता मिलेगा नहीं जहां पर मुश्किल हालात ना आ रहे हों। एक के बाद एक परिस्थिति उस दौर में जो पन्नों दर पन्नों खुलती चली गई, संसद के भीतर की स्थिति यह भी हो गई कि नोट हवा में लहराए जाने लगे। राजनीतिक तौर पर यूपीए 2 इसलिए बार बार याद किया जाता है क्योंकि वह गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन के आश्रय सत्ता में टिके रहना और सत्ता संभाल पाना और इन सब से हटकर सत्ता की मुश्किलों को या सत्ता के अंतर्विरोध को सामने न आने देने की परिस्थितियां उस दौर में चूक गई थी। लेकिन मोदी की तीसरे टर्म की परिस्थिति शुरू से ही ऐसी हो जाएगी यह किसी ने सोचा नहीं होगा। इस बात का जिक्र आज कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि आपके जहन में तो यह भी आ रहा होगा कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि कोल इंडिया एक एक करके कोल ब्लॉक्स को बेचने की दिशा में बढ़ रहा है, निजी सेक्टर उसको हाथ में ले रहा है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अपने तौर पर स्पेक्ट्रम और 5G के बाद की परिस्थितियों को लेकर अब कहीं ज्यादा तेजी से काम करने लगी है। जो दीपम है उसके पास लगभग 26 पीएसयू की लिस्ट पड़ी है, अब वह उसको निजीकरण की दिशा में ले जाएगी या इससे पहले जो निजीकरण की दिशा में ले गई डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्या उसकी फाइल भी खुल जाएगी। हर मंत्रालय से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे हो सकता है आपके जहन में इस वक्त अब आने लगे हो, जो बीते 10 बरस में किसी मंत्रालय को लेकर इसलिए नहीं खुले क्योंकि सीएजी कुछ ऐसा काम करते रहे जिसमें कोई रिपोर्ट, जो एक चार्टेड अकाउंटेंट के तर्ज पर सीएजी की मान्यता है कि हर मंत्रालय से जुड़े बजट का कच्चा चिट्ठा सामने लेकर आए। लेकिन क्या वाकई यह भी फाइल खुल सकती है कि इस देश के भीतर में नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन के लिए जो पूरी कमेटी बनी उस पर जितना खर्च किया गया कि देश में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उससे लगभग दुगना पैसा उसी के प्रचार के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे देश भर में प्रचार होता चला गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद यह नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन के मद्देनजर वो पैसा कहां से आ रहा था? क्या यह फाइल खुल सकती है? आप कहेंगे छोड़िए इन बातों को, ऐसी मुश्किल मोदी सरकार के दौर में आएगी नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए यह भी सोचिए कि बीजेपी से जुड़े हुए वह तमाम नेता कहां गायब हो गए, जिनके अपने कद्दावर परिस्थितियां हमेशा दिल्ली की मुश्किलों को ढकने का काम भी करती थी और अपने अपने राज्य में पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ खड़ी भी रहती थी। आज इन तमाम बातों का जिक्र इसीलिए जरूरी है क्योंकि मोदी 3.0 यूपीए 2 की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में आकर शुरू में ही खड़ा हो चुका है। और शायद मोदी और शाह दोनों ने नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दबाजी के साथ या इतनी तेजी के साथ ऐसी उल्टी गंगा बहने लगेगी कि उनके साथ खड़े लोग भी सवाल करेंगे। ये मुश्किल हालात सरकार के लिए है, ये मुश्किल हालात एनडीए के लिए है, या ये मुश्किल हालात इस देश के सामने आने वाले उस सच को लेकर हैं जिसको अभी तक छुपाया गया।
क्या यह कल्पना की जा सकती है कि अगर मीडिया साथ में नहीं खड़ा था और मीडिया अभी भी धीरे धीरे हौले हौले राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा साथ विपक्ष का दे रहा है, भक्तों के बीच कुछ सवाल खड़े हो चले हैं और उन सवालों के साए तले पहली बार ऐसा नजर आने लगा कि राज्य दर राज्य विपक्ष के लोग सड़कों पर सरकार की नीतियों के विरोध करते हुए नजर आने लगे। तो आइए एक एक करके इस फाइल को जरा खोला जाए। और इस फाइल का मजा तो यही है कि इसकी शुरुआत एक तस्वीर से की जाए। जो काम मीडिया का है वो काम मीडिया ना करे तो क्या होगा। मुंबई में अटल सेतु हजारों करोड़ की तादाद में बने, इस पैसा खर्च करने के बाद अटल सेतु बना, मीडिया का कैमरा वहां नहीं पहुंचा। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अपनी कार से उस सेतु का निरीक्षण करने पहुंच गए और दिखाने लगे कि देखिए अभी तो शुरू ही हुआ है और यहां पर मोटी मोटी लकीरें नहीं, मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी है उस सड़क पर जिसका खर्चा इस देश के किसी भी सेतु से कहीं ज्यादा बड़े तादाद में हुआ है। और इस निरीक्षण को आप भी एक क्षण के लिए देख लीजिए। 24 घंटे पहले खुद नाना पटोले निकले थे यहां पर। आता बघा ही जवळपास 2-3 फूट तेच सांगत आहे. परवाच्या इथं वसईतली घटना झाली. अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तो नितिन गडकरी के पास है, जो मोदी सत्ता के दौर में सबसे बेहतरीन मंत्री के तौर पर रहे। लेकिन उन्हीं के विभाग के जरिए अगर ये सड़क आप पढ़ पा रहे हैं तो क्या ऐसी बहुत सारी फाइलें होंगी जो सड़क से लेकर टोल तक और इस देश में किन किन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सड़क बनाने का काम सौंपा गया, जो इस देश के बड़े कॉरपोरेट हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कदम ही नहीं रखा था सड़क बनाने को लेकर, उन्हें भी ठेका दे दिया गया। और वो ठेका उन्होंने लेकर सब ठेका उन कंपनियों को दे दिया जो सड़कें बनाती थी और एक बड़ा हिस्सा वो लेकर चले गए। कौन है इस देश के कॉरपोरेट? क्या इस बात को सामने आना चाहिए? आप कहेंगे आना चाहिए, तो फिर इंतजार कीजिए, फाइल यह भी खुल जाएगी। आप सोच रहे होंगे इस देश के भीतर में दूसरे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा इस बात को लेकर कि रक्षा मंत्रालय के पास इस देश में जो हथियार दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदे जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था हथियार खरीदेंगे, आप हमारे यहां प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दिला देंगे, लेकिन आपको अपनी टेक्नोलॉजी देनी होगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या वाकई दुनिया के किसी भी देश ने भारत को की? नहीं की। और अब यूरोपियन कंट्री ही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी यह दबाव है कि दरअसल आप हर हाल में कम से कम अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो इस फाइल को बंद कर दीजिए। और रक्षा मंत्रालय के भीतर क्या वाकई यह बड़ा सवाल हो गया है कि अब प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे वह फाइल भी बंद होने वाली है? और जब किया था और उसके बाद जो हथियार खरीदे गए, उन हथियारों की खरीद फरोख्त में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट किन किन क्षेत्रों से घुस गए जिन्होंने इससे पहले डिफेंस के क्षेत्र में काम नहीं किया था, तो क्या उन कॉरपोरेट का जमा पूंजी और पैसा और उसकी फाइल खुल जानी चाहिए? यकीनी तौर पर खुल जानी चाहिए आप कहेंगे। इसके बाद बचा ही क्या है? तो क्या वो फाइल भी खुलेगी? हम और मंत्रालय पे आए, हमें लगता है आपके जहन में तो एक सवाल यह भी होगा कि जो नीट की परीक्षा है, जो एनटीए है, जिसके डायरेक्टर कहिए, चेयरमैन कहिए, जो शख्स को बनाया गया और जिसको हटाया गया, उनका अपना इतिहास जब व्यापम से जुड़ा रहा, मध्य प्रदेश के साथ वो जुड़े रहे और मध्य प्रदेश के भीतर वह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें व्यापम का घोटाला जिस दौर में हो रहा था, उस वक्त वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी थे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। तो उन्हें ही कैसे बनाया गया?
वो शुरुआत में 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार, तो 1 बरस के भीतर उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है, फिर उनको चेयरमैन यूपीएससी बनाया जाता है, फिर वो एनटीए के चेयरमैन बन जाते हैं, और अब पूरी तस्वीर देश के सामने है। तो क्या अपने तौर पर सीबीआई जो जांच कर रही है, सीबीआई अपनी जांच को उस दिशा में ले जाएगी कि व्यक्ति विशेष के दौर में ही व्यापम हुआ और व्यक्ति विशेष के दौर में ही नीट की स्थितियां आ गई, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में एक समानता है। दरअसल ये पूरा रैकेट आर्थिक तौर पर है। इस रैकेट के पीछे का जो पैसा है वो कितनी बड़ी फंडिंग है, और क्या वाकई इस देश के भीतर में जो नियुक्तियां होती हैं वो बड़ी नियुक्तियां पैसे के आधार पर होती है। और ये आरोप वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर आरएसएस के लोग तमाम यूनिवर्सिटी में वीसी के तौर पर हैं, और देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति उसी विचारधारा के रास्ते होती है। तो क्या मसला सिर्फ विचारधारा का है, या इसके साथ एक बड़ी मोटी रकम भी जुड़ी होती है? जो छात्रों के साथ धोखा हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी पेपर लीक कराने को लेकर यूं ही नहीं कहा जाता है कि अच्छा हमारा बच्चा है, इसको पास करा दीजिए, ये लीजिए पेपर। जी नहीं, उसके पीछे पूरा एक माफिया गैंग रहता है। क्या सीबीआई इसकी जांच करने वाली है और उन आंकड़ों को बताने वाली है कि 43 पेपर लीक जो इस दौर में मोदी सरकार के दौर में हुए और उससे प्रभावित 1,40,00,000 युवा छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उसके पीछे की जो पूरी रैकेट थी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस का मसला था, जो पटना में जांच हो रही है इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर, क्या वो बातें सामने आएंगी? और क्या इस परिस्थिति में एजुकेशन मिनिस्टर भी बदले नहीं गए? यानी हर किसी को वही मंत्रालय इसलिए दिया गया कि वो अपने कम से कम मंत्रालय की पुरानी गलतियों को दबा सके, यानी उसको बताना क्या है, छुपाना क्या है। इस परिस्थिति में ये चीजें आकर अटक गई है, ये सवाल तो है। और जब ये सवाल है तो सवाल सिर्फ इसी मिनिस्ट्री भर का नहीं है। उसके बाद अगर आप निकल कर आएंगे तो ध्यान दीजिए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स देख रही है, और उन्हीं के मातहत आईटी की बड़ी भूमिका इस देश के भीतर पॉलिटिशियन और बड़े व्यवसायियों को लेकर बार बार निकल कर आई है। और कहते हैं कि वित्त मंत्रालय के पास पीएमओ से जो फाइल आती है उस फाइल को पास होने में मैक्सिमम 2 घंटे का वक्त लगता है, और यह सामान्य तौर पर 5 से 10 मिनट में सीधा निर्देश है। पीएमओ से जो फाइल चल के आए वो फाइल सीधे पास हो जाए और आगे बढ़ जाए। बाकी मंत्रालय तो थोड़ा बहुत वक्त भी ले लेते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय वक्त नहीं लेता है। और इस पूरे दौर में जो इकोनॉमिक परिस्थिति इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो कर्ज लेने की, कर्ज माफी कराने की, व्यापारी जो कर्ज लेकर देश छोड़कर चले गए, और इस दौर में टैक्स के हिसाब से जो बड़ी तादाद में व्यवसायी देश इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां बिजनेस के कंडीशन उनको अपने अनुकूल लगते नहीं है। और इसी बरस का जो आंकड़ा आया वो 4,800 का है, पिछले बरस 5,300 था। इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़कर भाग रहे हैं, और उसको आप जोड़ते चले जाइएगा तो इस 10 बरस के भीतर में आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा जो अरबपति हैं वो इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में इसलिए चले गए क्योंकि वहां से बिजनेस किया जा सकता है और वहां तो टैक्स का दबाव नहीं होगा। टैक्स का दबाव तो दूर, एक सिस्टमेटिक करप्शन जो है, जो एक सिस्टम के हिस्से के हिसाब से पॉलिसीगत तरीके से बनाया जाता है, वह भी इस देश के भीतर में है। तो वह दूसरे देश में चले गए, वहां से बिजनेस कर लेंगे। और जानकर आपको हैरत होनी चाहिए, इस देश के तकरीबन 1,500 बड़े बिजनेसमैन का जो हेडक्वार्टर है वह दुनिया के दूसरे देशों में है। उसमें दुबई और सिंगापुर और मलेशिया सबसे अव्वल नंबर पर आता है। यानी वित्त मंत्रालय और उसके तमाम फाइलों को क्या इस दौर में खंगाला जाएगा, पूछा जाएगा कि इकोनॉमिकली जो चीजें चल रही थी वह इस रूप में नहीं चलनी चाहिए थी? आप कहेंगे हो सकता है। हमारी टीम जब दस्तावेजों को जमा कर रही थी तो इस बात को देखना उसने शुरू किया कि रेलवे मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास रही जो पिछली बार थी, और रेलवे की बदहाली इस दौर में जितनी बुरे तरीके से सामने उभर कर आई है, उसमें हो सकता है बार बार वंदे भारत की तस्वीर आपके जहन में रेंगने लगे। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं, यह दृश्य आपकी आंखों के सामने बार बार आए, लेकिन जो इस देश की लाइफलाइन रेलवे थी, जो गरीबों के लिए थी, उस
लाइफलाइन को किस तरीके से बर्बाद सिस्टमेटिकली किया गया और आईआरसीटीसी का बजट और उसका फायदा और उसके जरिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन तीनों के तालमेल को अगर देखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। यह परिस्थिति तो आपको उस दौर में ले जाएगी जहां पर आप कहेंगे कि रेलवे को लेकर पहली बार जब चिंता हो रही थी तो जाफर शरीफ ने एक रिपोर्ट रखी थी पार्लियामेंट के भीतर बतौर रेल मंत्री, और उन्होंने कहा था कि दरअसल ये गरीबों के लिए एक बेहतरीन सुविधा के तौर पर इसको खड़ा करना होगा और ये डाइवर्ट हो रही है उस लाइन से। उससे भी बुरी स्थिति वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के भीतर पड़ी हुई है जो जाफर शरीफ साहब ने रखी थी। उससे भी बुरी स्थिति इस दौर में प्लेटफॉर्म टिकट कटाने से लेकर जनरल बॉगी नहीं बल्कि स्लीपर 2 में सफर करना और उसके बाद अलग अलग एसी 2 टायर हो जो सामान्य तौर पर ट्रेन रहती है, उसमें जब आप ट्रेवल की परिस्थिति देखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। और उसको लेकर ऐसा नहीं है कि रेलवे से जुड़े हुए अधिकारियों ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, वो तमाम चीज बढ़ी, लेकिन उसके पीछे भी एक बिजनेस और इकोनॉमिक मॉडल काम कर रहा था। क्या ये फाइल खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? ये फाइल भी खुलेगी। उसके बाद की परिस्थिति में आएंगे तो बड़ा मुश्किल है। आपके जहन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के जो मंत्री और खास तौर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, इनका मंत्रालय भी आपके जहन में आएगा। और अब ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल तौर पे एक्सपोर्ट कब रोका जाए, एक्सपोर्ट कब बढ़ाया जाए, किस क्षेत्र में एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया और उसकी वजह, और उन व्यापारियों से जुड़े सवाल जो थे जब वो मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग के पॉइंट्स भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं। और व्यापारी तो बाहर ही हैं जो सरकार के साथ अपने मुश्किलों को रखते थे, और वो पूरी की पूरी लिस्ट है। उसमें सरकार को क्या चाहिए और व्यापारियों को क्या घाटा हो रहा था, इन दोनों परिस्थितियों को मिलाइएगा तो आप कहिएगा अच्छा, ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी ज्यादा पैसे उगाही की परिस्थितियां तो नहीं आ गई थी, क्योंकि बिजनेस पर्संस की जो मुश्किल हालात थी वो चावल से लेकर, प्याज से लेकर, आलू से लेकर, कपास से लेकर, गहनों से लेकर, तमाम चीजों को लेकर परखिएगा, ये परिस्थिति आती है। ये तो संयोग है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर बदल गया, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे वो चुनाव हार गए। और इस दौर में शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर है, जो आज रांची में थे और बता रहे थे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किस तरीके से झारखंड में कितना पैसा दिया और क्या काम हुआ। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भीतर की फाइल को टटोलें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि किसानों से जुड़ी हुई जो औजार होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, लागत कितनी बढ़ गई है और उसकी बढ़ने की वजह क्या है। और जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री काम कर रही है उसमें उसके सामने कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर से जोड़ने की जो परिस्थिति है और किसान को हाशिए पर कैसे ले जाना है, इस दिशा में एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगातार काम इससे पहले करते रहे। वो नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र कर लीजिए, उससे पहले की परिस्थिति में लिए जो मोतिहारी के सांसद उससे पहले हुआ करते थे, जब विकास दर एग्रीकल्चर में 1.4% तक चला गया था, इतना नीचे आ गया था। और फिर उसके बाद होते होते अर्जुन मुंडा हुए और अब परिस्थिति के देश में किसानों का आंदोलन देखा। लेकिन सवाल उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट का है जो क्या घोटालों की शक्ल में है हर मंत्रालय के भीतर छुपी हुई फाइलों के तर्ज पर। क्योंकि इस दौर में जब बुरी गत होने की परिस्थिति आई है तो प्रधानमंत्री को लेकर और उनकी वाहवाही करने के अलावे कोई रास्ता किसी के पास इस देश में कम से कम बीजेपी और मंत्रियों के भीतर नहीं बचता है। शिवराज सिंह चौहान आज जब झारखंड में रांची में मौजूद थे तो वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए इसे। भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया। अब प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद गुणगान अभी भी जारी है, लेकिन सवाल तो इस देश के भीतर
मोदी 3.0 की सरकार का है जो यूपीए 2 से बुरी हालत में क्यों स्थिति इस दौर में नाजुक हो चली है। दरअसल इन सब के बीच अगर हर मंत्रालय को आप परख रहे हैं तो यह भी परखिए एमएसएमई। इसको तो इस देश के भीतर में रोजगार पैदा करने से लेकर इस देश के छोटे और मंझोले जो व्यापारी तबका है उसको साथ लेकर चलने की परिस्थिति थी। और जब कोविड का काल था उस दौर में भी सरकार ने जो रकम का जिक्र किया, इतना रकम दे देंगे, अगर उस दौर की फाइल खुल जाए तो समझ में आएगा दिया कुछ नहीं उल्टे ले लिया। एमएसएमई के मंत्री अब जीतन राम मांझी हैं, इससे पहले नारायण राणे थे। नारायण राणे से आप राजनीतिक तौर पर कहीं भी मिलते उस दौर में तो एमएसएमई मंत्रालय के बारे में जब सवाल हो तो वो कहते थे राजनीति बात करो, छोड़ो इन बातों को। और इस दौर में अब जीतन राम मांझी हैं तो एमएसएमई के प्रति क्या राय है। और कमोवेश हर मंत्रालय को आप अगर देखते परखते जाइएगा तो आपके सामने वाकई ये सवाल होगा, क्या हर मंत्रालय से जुड़ी हुई फाइलें खुलेंगी, क्योंकि संसद अब कल से शुरू हो रही है और कल तो शपथ ग्रहण होगा सारे सांसदों का, कल परसों चलेगा, फिर 26 तारीख आएगी, स्पीकर का चुनाव होना है, 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और जाहिर है उस अभिभाषण के जरिए उसके बाद उस अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे, लेकिन इस दौर में जो अभिभाषण होगा और उस पर जो चर्चा शुरू होगी उसमें बीजेपी और मोदी कम एनडीए का जिक्र बार बार होगा। और राजनीतिक तौर पर एनडीए भी, और एनडीए का मतलब इस दौर में तो दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की परछाई इस दौर में एनडीए के भीतर भी देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के भीतर टीडीपी की सत्ता आई और उसने सोच लिया पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना है जगन रेड्डी को, चाहे उनका बंगला हो, चाहे उनका दफ्तर हो। जो दफ्तर था वो अमरावती के जो इलाका था वो टाडेपल्ली का इलाका था, जो ऑफिस वो बन रहा था उसमें भेज दिया उन्होंने बुलडोजर। ये 24 घंटे पहले की बात है, बुलडोजर बेल के पूरे तरीके से उसको जमीन पे मिला दिया गया। यानी राजनीतिक तौर पर सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये अंदाज एनडीए के भीतर भी समाया हुआ है। इन तस्वीरों के आश्रय आप समझ सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के अमरावती के टेडापल्ली में दफ्तर बन रहा था जगन रेड्डी का, कैसे बुलडोजर भेजकर क्या किया गया और समतल जमीन एक झटके में कर दी गई। अब टीडीपी तो अपने रास्ते चल पड़ी है, लेकिन जेडीयू के सामने मुश्किल यह है कि उसके पास कोई बड़ा मंत्रालय भी नहीं है और जेडीयू के भीतर ये सवाल बड़े होने लगे हैं और उनके अपने सांसद नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। यानी एक तरफ संकट बीजेपी के भीतर का अपना है और दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी जो हैं उसमें खासतौर पर ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह, जिनके पास पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। अब इस मंत्रालय को लेकर जेडीयू क्या कर सकती है, तो वहां पर भी आक्रोश निकलने लगा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के भीतर जो नए सवाल मोदी 3.0 को लेकर उभर रहे हैं वह यूपीए 2 से ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि चुनाव के ऐन बाद तमाम जगहों पे, तमाम राज्यों में जो हार मिली है उसको लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता, सांसद और जो प्रभारी है वो आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत तो इसकी महाराष्ट्र से हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिम्मा मैं लेता हूं, इस्तीफा देता हूं, क्योंकि वो जान गए थे कि इसके बाद उन्हें कटघरे में खड़ा उनके अपने लोग ही करेंगे महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन इसकी दूसरी परिस्थिति देखिए, मुजफ्फरनगर में जब बालियान वहां से चुनाव हारे तो उनके निशाने पर संगीत सोम आ गए, आपस में दोनों टकराते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अयोध्या में लल्लू सिंह क्यों हारे, वहां पर खुला टकराव नजर आया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई तो दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे और बाकी सिर्फ हाँ हूं मैं कह के बातों को टालने लगे, कोई रिपोर्ट देने को तैयार नहीं कि हारे क्यों। और बात होते होते आज इटावा में तो कार्यकर्ताओं के बीच जुतम पैजौर की स्थिति आ गई और यह स्थिति हरियाणा के भीतर भी रही, गुड़गांव की सीट को लेकर हुई, किसी तरह जीत गए नहीं तो फंस जाते। यह स्थिति कमोवेश हर राज्य के भीतर बीजेपी के उन लोगों के भीतर से निकलकर सामने आ रही है कि यह रास्ता ना तो हमको केंद्र के जरिए कोई राहत देता है, ना ही संगठन के जरिए कोई मदद करता है।
और ना ही इस दौर में कोई सरोकार लगते हैं कि हम पार्टी के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर दूसरी तरफ यूपीए 2 को, तो उस दौर को याद कीजिए जो मंत्रियों का अहंकार था वो पूरे 7वें आसमान पर था, जो मनमोहन सिंह के साथ जुड़े थे। कार्यकर्ता बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। उसके भीतर भी यही सवाल थे, ये क्या हो रहा है। कमोवेश वही स्थिति बिल्कुल नए डिजाइन में इस बार चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के भीतर उफान मार रही है और उस पर आरएसएस तो बार बार चेता ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पार्लियामेंट के भीतर दो मुद्दे तो हर किसी को पता है कि जो सूरत होते ही सामने आएंगे। उसमें एक मुद्दा शेयर बाजार के पूरे घपले घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने कुछ नहीं किया सेबी ने। और दूसरा मसला इस दौर में नीट परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें आप सीबीआई जांच भी कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, चेयरमैन को भी हटा रहे हैं, उसके बाद मान भी रहे हैं, परीक्षा भी रद्द कर रहे हैं। छात्रों को कोई भरोसा और आश्वासन भविष्य का मिल नहीं पा रहा है। यानी कि पूरी की पूरे सिस्टम का एक्सपोज होना है। और यह परिस्थिति हर मंत्रालय के भीतर हर उस एस्पेक्ट से जुड़ी है जहां पर पैसे का खेल है। तो क्या मंत्रालयों के कामकाज सिस्टमेटिक तरीके से उस बिजनेस मॉडल के तहत काम करते रहे, और चूंकि बहुमत की ताकत थी तो संसद के भीतर बाहर कोई सवाल उठा पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि विपक्ष का मॉरल ऐसे ही डाउन था और हर राज्य में उसके पास पैसा नहीं था। वो पाइपलाइन काट दी गई थी, सीबीआई और ईडी के जरिए पाइपलाइन काटी गई थी। व्यापारी पैसा ना दे पाए, उनके घर छापे पड़ जाते थे। ये तमाम परिस्थितियों को अगर नए परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो अभी तो शुरुआत है, 2 ही हफ्ते हुए हैं। और इस दौर में भक्तों के भीतर सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि वह भी तो आखिर उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, जिस सिस्टम ने उनके अपने परिजनों को, उनके अपने परिवार के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं आहत किया होगा। अब सबके लिए सारी चीजें तो खुल नहीं सकती हैं, और इसीलिए पहली बार महज 10-15 दिनों के भीतर ऐसी परिस्थिति उभर आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और शायद इसीलिए आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री भी अब विदेश में होने वाली बैठक को कम करके अब यहां पे चीजों को साधना चाहते हैं। गृहमंत्री हर चीज में जुटना चाहते हैं। देश में गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन आज उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बैठक बुलाई। कुछ राज्यों में बाढ़ जरूर है, लेकिन वो समझ गए हैं कि अब रिजल्ट कैसे दिया जाए, या रिजल्ट देने की स्थिति में सरकार सक्रिय है, काम इस दिशा में किया जाए। लेकिन आखिर में 2 बड़े सवाल हैं। विपक्ष क्या उन पुरानी परिस्थितियों को और पुराने मुद्दों को उठाने की स्थिति में आएगा या नहीं आएगा, और जैसे ही वो आएगा तो जो पूरा कॉरपोरेट का नेक्सस है क्या इस देश के सामने आ जाएगा। असल सवाल इसी दोनों परिस्थिति से जुड़ा है। और पहली बार संसद शुरू होने से पहले विपक्ष के तेवर तो दिखाई देने लगे हैं, जहां पर खुद राहुल गांधी, अभी विपक्ष के नेता का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन वह जिस लिहाज से काम कर रहे हैं वह एक विपक्ष के नेता के तौर पर बिना संसद से मान्यता पाए हुए उनकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यह सब कुछ सरकार के लिए मुश्किल घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।